बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काजी फायद ईसा जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका रवैया इंतहाई नर्म हो गया। अब एक जुडिशियल पैकेज की भी गूंज है जिसमें काजी साहब की एक्सटेंशन का जिक्र हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 6 जजेस का खत गुज़श्ता रोज की समात, फिर नून लीग और तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से जो कुछ चल रहा है, काजी साहब लगता है अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो रवाना हो जाएंगे। खुदा हाफिज काजी साहब। मैंने क्यों लिखा है आगे चलकर इसकी मैं तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरी तरफ एक और बड़ी आम डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक गंदम स्कैंडल के साथ है। चूंकि पिछली निगरान हुकूमत का ये एक बड़ा स्कैंडल है, गंदम किस तरह इंपोर्ट की गई इसकी कुछ तफसीलात सामने आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जब से मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बनी है तो वो मंजर आम से गायब थे और आज अचानक वो नमोदार हुए हैं, और नमोदार भी फजल रहमान की आगोश के अंदर हुए हैं। वहां पर उन्होंने जहाद का ऐलान भी किया है और उन्होंने नून लीग के हवाले से उससे अलहदगी का क्यों जिक्र किया है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कैप्टन रिटायर सफदर की शरीफ खानदान के लिए बड़ी कुर्बानी है। एक तो वो शरीफ खानदान के दामाद हैं और उस वक्त जो है वो जो भी हालात वाकयात थे वो अपनी जगह है, लेकिन हमने देखा है कम से कम माजी करीब के अंदर उनको वो दामाद वाली रिस्पेक्ट नहीं मिली। हालांकि इसहाक डार समझी है उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। बहुत सारे ऐसे पार्टी के रहनुमा हैं। कैप्टन रिटायर सफदर अब एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। कभी वो सिक्योरिटी गार्ड के फराइज सर अंजाम देते हैं, कभी वो कहीं केसेस भुगत रहे होते हैं, कभी कहीं पर। मरियम नवाज ऐसे लगता है, हालांकि ये उनका जाती मामला है, लेकिन चूंकि वो भी सियासत के अंदर है तो इसलिए ये बात करनी होती है कि शायद आजकल कैप्टन रिटायर सफदर को अपने साथ रखना इंसल्ट तो नहीं फील करती। एक ऐसा पब्लिक के अंदर जो है वो इमज जाता है। हालांकि जुनेद सफदर बहुत ही उनको प्यारे भी लगते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जो कैप्टन सफदर हैं बहरहाल उनका हाल बेचारे का बगैर कोई नहीं है। लेकिन आज जो है वो फजल रहमान की जो पार्टी है उनका एक कन्वेंशन था, वो लाहौर के अंदर वहां पे आए, सब ने गुफ्तगू की, फजल रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने तो शहबाज शरीफ बेचारा जो है उसकी हमायत की है कि उसके पास है क्या। फिर एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की है, इलेक्शन सिस्टम, फिर फलस्तीन इसराइल इशू पर वो खुलकर बोले हैं। लेकिन यहाँ पर जो कैप्टन रिटायर सफदर हैं उन्होंने चंद बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मुझे आप नून लीग का समझ कर ना बुलाया करें। अब ये नून लीग से उनको चिढ़ हो गई है, मुखालफत हो गई है, या वो समझते हैं कि नून लीग की जो पॉलिसीज हैं उनसे वो इख्तलाफ रखते हैं। बहरहाल ये बात उन्होंने की है। फिर उन्होंने कहा कि मौलाना साहब कदम बढ़ाएं और जिहाद के लिए हुक्म दे। मेरे इस बयान के बाद मौलाना साहब मुझे जेल में खाना जरूर भेज देना। जनरल रिटायर बाजवा पर बयान देने की वजह से मुझे नाअहल करवाया गया और सजा दिलवाई गई। अब ये उनका एक तरीका कार है, दरवेश आदमी है और उनकी दरवेशी वैसे मशहूर है, लेकिन बहरहाल वो ये बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो है उन्होंने कहा कि इस साल कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, इस साल बहुत सारे ऐसे काम जो हम हज करते हैं साहिब इस्तितार पर फर्ज है, तो वो फलस्तीन के लोगों की मदद करनी चाहिए। मौलाना को भी मुश्किल में डाला है कि आप जिहाद का ऐलान करें। तो इस तरीके से जो है वो बहरहाल ये उनकी गुफ्तगू जो है वो ओवरऑल अच्छी है। सिस्टम पर भी उन्होंने बात की है कि पढ़े लिखे ईमानदार लोग जो है इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का दामाद हूं। मैंने कहा मुझे मुस्लिम लीग नून के हवाले से ना बुलाया जाए, मैं सिर्फ मुसलमान हूं और जहां भी खत्म नबूवत का मामला होगा मैं वहां पर हाथ रखूंगा। तो बहरहाल मुबारक हो, कैप्टन रिटायर सफदर मंदरयाम पर आ गए हैं। देखते हैं अब मजीद आने वाले दिनों के अंदर क्या गुल खिलाते हैं। अच्छा, अब जो गंदम स्कैंडल है, अब देखिए इस मुल्क का जो किसान है वो सड़कों पर है, उसको मारा पीटा जा रहा है। वही हथकंडे हुकूमत मुज़ाकरात भी करना पसंद नहीं कर रही। आप एक तरफ किसानों को मार के 3.5 अरब रुपए तकरीबन खसारा जो है वो उसको इसका होगा, जो कैलकुलेटेड अभी कुछ फिगर्स आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ठीक है, यानी हेल्थ आप फैसिलिटी दे रही हैं, बसें बसें बहुत सारी जगहों पे फिर नकारा हो जाती हैं और वक्ती तौर पे ये वीडियो जो है वो एक प्रोजेक्ट
आपके खाते के अंदर आ जाता है। अब गंदम दरामद पर सुहेल अहमद भट्टी ने यह रिपोर्ट किया है कि गंदम दरामद का स्कैंडल, तहकीकात के दौरान आम पेशरफ्त, निजी शोबे को गंदम दरामद करने की खुली छूट किसने दी? वजारत खजाना की सिफारिश पर निजी शोबे को मुकर्ररा हद के बजाय खुली छूट दी गई। ट्रेडर्स ने अरबों रुपए खेल खेला। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की मंजूरी के बाद वजारत फूड ने समरी अरसाल की। अच्छा, अब इस पर जो है वो बात की है रऊफ कलासरा ने। उन्होंने इसका जो है वो जिक्र किया है कि ये सारा जो मामला है ये क्या है। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के खत्म होने से चंद दिन पहले 8 अगस्त 2023 को उनके सामने समरी आई कि गंदम की जरूरत है और कुछ हमें ले लेनी चाहिए, महंगी हो रही है। तो उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। फिर निगरान हुकूमत को के 3 आम वजीरों ने अक्टूबर में वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ से मंजूर करा के 15 मार्च 2024 तक पाकिस्तान में 50 से जायद गंदम से लदे जहाज मंगवा लिए। ये काम पास्को TCP का था। वो लाहौर कराची की बड़ी पार्टियों को किसने दिला दिया? 10 लाख, यानी बड़ी पार्टियों सेठों ने पैसा बनाया और वो अपना काम, उन्होंने हुकूमत चेंज हुई इस दौरान उन्होंने वो काम डाल दिया और 10 लाख टन गंदम मंगवाने के बजाय 30 लाख टन किसने और क्यों मंगवा ले? स्टेट बैंक से डॉलरों का बंदोबस्त कैसे कराया गया? बड़े बड़े किरदार बेनकाब हैं इसके अंदर। पाकिस्तानी किसानों की तबाही की एक और होलनाक कहानी, जिसमें चंद निगरान वजीरों और ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बिजनेसमैनों का गठजोड़ एक दफा फिर सामने आया और इससे किसानों का अंदाजे के मुताबिक 365 अरब का नुकसान पहुंचाया गया किसानों को। अब ये निगरान आए थे, वो किसके थे निगरान? वो किसके मतलब है वो थे और उनको अकोमोडेट भी फिर किया गया। अब उनसे कौन पूछेगा? एहतसाब कौन करेगा? किस किस ने माल कमाया? जो उनको लाए थे उन्होंने भी बनाया या सिर्फ वही माल बना के बिजनेसमैनों के साथ चले गए? कोई पूछने वाला भी इस मुल्क के अंदर नहीं है। एक आम किसान, उससे बात करने के लिए ये मरियम हुकूमत तैयार नहीं है। इतना घमंड, इतना तकब्बर, इतना यकीन कि जिन्होंने इनको जबरदस्ती पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत कर दिया है, जो इलेक्शन हारे हुए थे, वो इनको बचाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ देंगे और ये यहाँ पे उनको ठुड्डे मारें, जैसे भी करें। ये इनका पाकिस्तान तो इनके हवाले है। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल डेवलप हुई है। अब काजी फायज ईसा साहब जो है उनके हवाले से ये है कि एक्सटेंशन, एक पैकेज आ रहा है, उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। इन हालात के अंदर काजी फायज ईसा की जो एक्सटेंशन है वो इंतहाई खतरे में पड़ गई है। उसकी वजह यह है कि जो माहौल बन गया है, तहरीक इंसाफ ने तो एहतजाज का ऐलान कर दिया, बल्कि इस्तीफे का डिमांड भी वो वक्तन फवक्तन कर रहे हैं। तो इन हालात में अगर काजी साहब एक्सटेंशन लेते हैं तो क्या उनकी एक्सटेंशन बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये पहले इस तरह की तकसीम नहीं थी। ये तकसीम अब वाज़ेह हो चुकी है और काजी साहब मुख्तदार हलकों के साथ किस तरीके से वो इस वक्त चल रहे हैं और उनके जज की बजाय वकील के तौर पर जिस तरह नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर वो अटार्नी जनरल वो कहते हैं मैं होता तो मैं ऐसे करता, तो जिस तरह उनकी नरमी, जिस तरह जजेस को तोड़ना मरोड़ना, ये एक तो मामला है। दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ ने जो संगीन इल्जामात लगाए हैं, ये एक पूरी उन पर चार्जशीट है। तकरीबन 10 इल्जामात हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये बड़े संजीदा सवालात हैं जो किए गए। उन्होंने कहा कि काजी साहब के दोहरे मयारात। काजी फायज ईसा मार्च 2022 में क्या थे जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे? तो कहा गया कि सियासी नोयत के आम केसेस में चीफ जस्टिस का, ये काजी साहब खुद कहते थे पहले चीफ जस्टिस को, कि सियासी नोयत के आम केसेस में चीफ जस्टिस का अपने साथ सीनियरिटी में नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 13 का बेंच बनाना ऐसन कानूनी रवायात के खिलाफ है। ये उनका मौकफ था। अब उन्होंने कहा है तहरीक इंसाफ ने कि भाई जनवरी 2024 के अंदर जब ये बन के आ गए और बेंच फिक्सिंग शुरू हुई, तो उसके अंदर क्या है, वो कहते हैं कि काजी फायज ईसा ने सीनियरिटी में नंबर 8 जस्टिस मोहम्मद अली मदर और सीनियरिटी में नंबर 13 जस्टिस मुसर्रत हिलाली के साथ बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया। यानी अब जो है वो काम काजी साहब ने किया, जो काजी साहब पिछले जो चीफ जस्टिस साहबान है उन पर जिसकी तनकीद करते थे। अच्छा, फिर जो है वो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये पहले जो काजी साहब का मौकफ था वो ये था
कि सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 जज जबकि बलूचिस्तान से 4 गुना बड़े खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। अब अच्छा, अब क्या है, काजी साहब को क्या हो गया? ये पहला मौकफ था। अब खाली असामियों के बावजूद चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट काजी साहब नहीं लाए क्योंकि पेशावर हाईकोर्ट ने एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक काम नहीं किया। ये इल्जाम जो है वो आज तहरीक इंसाफ ने एक तो ये रखा है, फिर उन्होंने जो तजाद है काजी साहब की शख्सियत का, 2015 में काजी साहब ने एक फैसला दिया कि फौजी अदालतें गैर आईनी है, पार्लिमान आईनी तरमीम के जरिए भी इसे नाफज नहीं कर सकती। लेकिन अब 2024 है, काजी साहब चीफ जस्टिस हैं। अब फौजी अदालतों को गैर आईनी करार देने का 5 रुकनी बेंच का फैसला गुज़श्ता 6 माह से मुअत्तल है और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उसको फिक्स ही नहीं किया जा रहा, उसको किसी किनारे लगा ही नहीं जा रहा, और काजी साहब खुद इस तरह के तमाम केसेस से भाग जाते हैं, वो उस बेंच के अंदर शामिल नहीं होते। ये आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सवाल उठाया गया। फिर काजी साहब को कहा गया है, उनका जो तजाद है वो बयान किया गया कि काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस बनने से कबल जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम मजमूई तौर पर 8 खत लिखे और तनकीद की कि ये नहीं करना चाहिए। अलबत्ता मई 2023 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के बावजूद कोई खत नहीं लिखा। यानी वो जो कहते हैं ना कि मैं उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं था जब ये मुझे मिले, आप बाकी तमाम चीजों पे खत लिखते रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ का सवाल ये है कि भाई इस मामले पे आपने खत क्यों नहीं लिखा था उस चीफ जस्टिस को कि जनाब आपने ये क्यों एक्शन नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कि आप ऊपर से चीफ जस्टिस बनेंगे और आपने भी ऐसे ही चलना है। शिकायत कोई खत नहीं लिखा और ना ही अगले 10 माह इसका कोई जिक्र किया, 10 माह जिक्र भी नहीं किया। एक तो ये सवाल उठाया। फिर काजी उल कज़ात के दौरे मेयारात पर एक और सवाल उठाया गया है कि काजी फायद ईसा ने 29 अप्रैल 2023 को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 जेर इल्तवा केसों की वजह 2 जजों की खाली असामी है जिन्हें जल्द अज जल्द पुर किया जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट आइन शिकनी की मुर्तकिब हो रही है। उस वक्त जो है अपने जेन के जजेस का बड़ा टेंशन होती है इन चीफ साहबान को, तो अब उन्होंने उस वक्त खत लिखते थे क्यों नहीं आप अपॉइंट करते, 2 असामियां खाली हैं। अब वो कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि भाई और आज वही काजी फायद ईसा हैं, केसेस की तादाद बढ़कर 57,000 हो चुकी है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली असामियां कई माह गुजर गए हैं, वो पुर काजी साहब ने नहीं की। यानी ये तकरीबन 10-12 उनकी शख्सी जो तजादात हैं ये वैसे मौजूद हैं। बल्ले का निशान छीनना, बाकी चीजें भी जो है वो तफसील के साथ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके अंदर उन्होंने उभारी है। अब जो माहौल बन रहा है वो ये है कि वकला की बड़ी तादाद, वो अगर काजी साहब एक्सटेंशन लेते हैं तो उन पर जो सबसे बड़ा चार्ज है वो फिर जो है वो पहले कुछ तो इल्जामात हैं लेकिन फिर वो साबित शुदा हो जाएगा उन लोगों के नजदीक। मसलन वकला कम्युनिटी, हमने देखा कुछ वकला पहले बहुत जो है वो ज्यादा नहीं खुल के आ रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान बार कौंसिल आदम नजीर तारड़ ग्रुप की अक्सरियत है, लेकिन 6 किरदार सामने आया और उन्होंने बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की है। अच्छा, फिर वकला की बड़ी तादाद इसको रिजेक्ट कर देगी। फिर बल्ला छीनने से लेके मखसूस नशिस्तों तक तहरीक इंसाफ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, आइन कानून की धज्जियां बखेरी गई, इलेक्शन के अंदर ताखीर की गई। इस सारे जो मामलात हुए हैं इसका फिर मलबा काजी साहब पर गिरेगा। क्यों कि काजी साहब खामोश रहे। जितना जुल्म, बर्बरियत, वहशत, आइन शिकनी, कानून शिकनी, इंसानी हकूक की पामाली काजी साहब के बनने के बाद हुई है और काजी साहब ने आंखें बंद की हैं कि मेरे सामने तो कोई नहीं है भाई, प्रोसीजर अडॉप्ट करें, नीचे जाएं, खज्जल हूं, जलील हूं, सो मोटो तो अब हम नहीं ले सकते क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया जी। यानी वो कहानी है सिर्फ। अच्छा, अब क्या होगा कि भाई इसके आप बेनिफिशियरी हैं, आपने ये फायदा लेना था तो आपको ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपको हम 3 साल बढ़ा देंगे, तो आपने ये सारा धंधा इसलिए किया। तो ये एक सवाल सिर्फ जो है वकला, तहरीक इंसाफ, सहाफी कम्युनिटी के अंदर नहीं बल्कि जो कोर्ट रिपोर्टर एक अरसा दराज से काजी साहब के हामी हैं वो भी अब ये सवाल उठा रहे हैं।
तो ओवरऑल मीडिया पर सहाफत, अदालत, वकालत, हर तरफ इतना शोर मच गया और तहरीक इंसाफ तो इस पर तहरीक चलाएगी, वकला के अंदर भी तहरीक चलेगी। अब अगर जुडिशियल पैकेज के अंदर कादी फायद ईसा जो है उनकी जो है वो बढ़ जाती है मुद्दत फर्द माल, वो इसको कबूल कर लेते हैं तो वो जीरो है, यानी कोई उनके न फैसले माने जाएंगे ना उनका, यानी वैसे तो कानूनी तौर पे माने जाएंगे ना, लेकिन उनकी जो एक वर्थ होती है, एक क्रेडिबिलिटी होती है, वो जीरो हो जाएगी। इन हालात के अंदर मुमकिन है जो माहौल बनता जा रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर चूंकि 178 दिन अभी कादी साहब की जो है वो रहता है रिटायरमेंट के अंदर, ओवरऑल ये जुडिशियल पैकेज जो भी हुआ ये सब और ज्यादा मामलात जो है वो जाएंगे, और ये सारी मदद जो है वो तहरीक इंसाफ को पहुंचेगी, चूंकि हर एक जो है पूरी जो गेम है वो मामलात वहां तक जो है वो पहुंच गए। तो काजी साहब की एक्सटेंशन इंतहाई खतरे में है और इंतहाई मुश्किल है कि ये एक्सटेंशन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।